नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023 सभी का कंप्लीट हो चुका है और इसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो सभी के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जब वो अपनी आंसर की से अपने क्वेश्चन का मिलान कर रहे हैं तो कहीं क्वेश्चन जो कि उन्होंने अच्छे से फाइंड आउट करे वो भी उनको गलत बता रहे हैं। मतलब जो आंसर की में जो क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो उनसे वो सही होते हुए भी उनसे सही मैच नहीं खा पा रहे। अपना सवाल ये है कि आंसर की के सही जवाब जो गलत बता रही है, और पेपर और आंसर की कितने डिफरेंट है दोनों में। तो जैसा कि आप सभी को बताया है, आंसर की सभी की आ चुकी है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइड से। उसकी वेबसाइट पर सारे आंसर की जैसे जो भी उनका सीक्वेंस था A B C D सभी के आंसर की आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो सभी के आंसर, ये ए की आंसर की है, ये हमारे पास में बी की आंसर की है, ये सी की आंसर की है और ये हमारे पास में डी की आंसर की है। ठीक है, तो हमारे पास में फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर है वो है सी का। तो इस क्वेश्चन पेपर को अपन सोल्व करके देखेंगे कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है वो इस बारे में जो आंसर की है वो इस बारे में क्या कह रही है। तो सबसे पहले जो सवाल था वो था मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। तो इसमें एक जो गलत है वो ये बता रहा है कि एक मध्यस्थता करार, ठीक है, लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है। ये क्वेश्चन इसमें गलत है। ठीक है, सेकंड जो है वो बता रहा है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये कह रहा है जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हो। जब एक बार पक्षकार ने अपनी सहमति से वो कर लिया हो पूरा तब वो नहीं कर सकते। तो ये इसमें सही बता रहा है। ठीक है, चलते बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जाता है। यहाँ रिश्तेदार के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, ये रिश्तेदार पूछ रहा है, पुत्र नहीं पूछ रहा है। कहीं कुछ लोग ये बी करके आ रहे हैं कि जब एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज हो। अगर वे एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज है, पुत्र हैं, तो वो तो सौतेले पुत्र कहते हैं। यहाँ रिश्तेदार की बात आ रही है जब वे एक ही पूर्वज पुरखिन के अलग अलग पतियों की संतानें हो तो उन्हें कहा जाता है। ये यहाँ ये बता रहा है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता। वैध शर्त, ए वैलिड शर्त। अब इसमें इन्होंने जो आंसर किया उसमें बता रखा है कि पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये एक वैध शर्त नहीं माना जाता। अगर कोई पक्षकार मिर्गी से पीड़ित है तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए, इनका मतलब ये है। लेकिन हमारा ऑप्शन ये था कि पक्षकार को प्रतिष्ठित रिश्ते की कोटि के बेहतर होना चाहिए। ये एक वैध शर्त नहीं है, क्योंकि जब हिंदू विवाह अधिनियम में जब किसी पक्षकार की शादी होती है तो उन्हें प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्री के बाहर होना चाहिए, बेहतर नहीं होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन आया था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) किससे संबंधित है या क्या प्रावधान रखती है। तो इन्होंने जो आंसर किया क्वेश्चन था वो ये था कि इसमें सेकंड और थर्ड न्यायिक पृथक्करण के लिए और तलाक के आधार दोनों के लिए ही ये प्रावधान रखती है। मुस्लिम विधि में बातिल विवाह क्या अर्थ है, ये इन्होंने सही कहा, वॉइड मैरिज, शून्य विवाह। सातवां क्वेश्चन इसमें बारे में बात करता है कि विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है। तो उसे तलाक ए तफवीज कहा जाता है। ये सारी जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे जो आंसर है वो मैंने आंसर की जो आई है ऑफिशियल उससे मिलान करके आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं। तो ये दोनों इसमें सही है कि एक हिंदू लड़का लड़की विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दोनों के तहत शादी कर सकते हैं। नौवां जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदाई की संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया है। तो वह है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत। 2005 के तहत वे दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्र के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है। तो ये है हुसैन आरा खातून वर्सेज बिहार राज्य, ये पहला मामला माना जाता है।
12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, का जनक कहा जाता है? तो यह है न्यायमूर्ति जस्टिस PN भगवती को। 13वां जो क्वेश्चन था अपना, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? तो एक निजी पक्षकार के खिलाफ। ये भी अपन का सही था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता? तो वो है समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। ऐसे मामलों में जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। 15वां जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्य पर भी लागू होते हैं? इस पर जो आंसर था वो था ए, एक के कृपक वर्सेस भारत संघ। 16 क्वेश्चन था वो भी जजमेंट से रिलेटेड था कि निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने SP संपत कुमार वर्सेस भारत संघ मामले में व्यापक पुनर्विचार किया था? तो वो मामला था L चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 17वां जो क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया था? तो वो है वेड। 18वां क्वेश्चन है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड क्या क्या है? तो वह है 6 महीने की कैद। 19वां क्वेश्चन था अपना कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ता द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? तो वो सेक्शन था 49। 20वां क्वेश्चन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो वो है एक अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक, तो ये सरासर गलत है। 21वां अपना जो क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये मैं जो आंसर की आई है उसके हिसाब से मिलान करके आंसर की बता रहा हूं आपको। आप आराम से अपने, अगर आपका सी है तो आप आराम से मिलान कर सकते हो, मैंने लगा रखा है निशान। अब बात आती है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एकल व्यक्ति कंपनी OPC अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है? तो बी, यदि किसी OPC का चुकता शेयर पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो। 23वां जो क्वेश्चन है वो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए जो निदेशक है, जो डायरेक्टर है, वो कितने न्यूनतम हो सकते हैं? तो वो है 3। 24वां जो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? तो वो वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच वर्सेज भारत संघ। जो 25वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्याय सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? तो वो मामला है MC मेहता वर्सेज कमलनाथ। 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था? मामला था श्रेया सिंगल A। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपरोक्त नहीं किया गया? तो था किसी अनधिकृत, किसी अनऑथराइज पर्सन के द्वारा अगर कोई मेल इलेक्ट्रॉनिक भेजा गया हो, वो ऑप्शन डी। 28वां क्वेश्चन है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार है? तो 12 सप्ताह। 12 सप्ताह। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी की हकदार? तो 2 सप्ताह। 30वां क्वेश्चन है फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250। डी, ऑप्शन डी। 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार कौन श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो जो 12,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन डी। अपकर्तव्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपनिर्धारित शक्ति के लिए कार्रवाई द्वारा निवारणीय है के रूप में किसने परिभाषित किया? तो विनफील्ड, ऑप्शन डी। लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, डेमनेस साइन इंजूरिया। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व समझे? तो 140 से, ऑप्शन ए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई? तो वो अधिकार 6, ऑप्शन सी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ता के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ऑथोरिटी, सॉरी, हाँ ऑथोरिटी। ऑप्शन बी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, नॉट ऑथोरिटी, इट्स काउंसिल। चलते हैं अपने क्वेश्चन भाई 32 की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया एकत्र नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन डी 265 अनुच्छेद में। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा मामला पहला पिछला वर्ष होगा? तो वह 31 मार्च से लेकर 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला। ये 39वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वो पिछले वर्ष में कितने दिनों तक की अवधि तक भारत में रहा? तो 182 182 दिन, ऑप्शन बी। 40वां क्वेश्चन है। आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया? तो 24, ऑप्शन बी। भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो मौन रहना, ये कोई धोखाधड़ी नहीं है। 42वें क्वेश्चन की ओर। ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि एक एक कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी अनुबंध बी विकल्प पर शून्य करणीय है। 43वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुण दोष के आधार पर केवल डिग्री द्वारा दी जा सकती है? तो है परपेचुअल शाश्वत निषेधाज्ञा, ऑप्शन बी। मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए बॉन्ड में शर्त इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ के अंतर्गत जुर्माना नहीं है? तो है सेक्शन 74। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63 ए के तहत देय डिफॉल्ट ब्याज कितना है? तो 9%, ऑप्शन सी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? तो वो है 18 वर्ष की अवधि। जैसे अपन फाइंड आउट करते हैं तो अपन को दोनों ही शो करते हैं, लेकिन फिलहाल आंसर की मैं ऑप्शन बी ही शो हो रहा है तो मैं वही टिक कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 49। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1888 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण में लिखित नहीं है? तो हुंडी, ऑप्शन बी। 48 प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में यदि प्रकरण में लिखित पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो वो कितना होगा, कितने वर्ष से लिया जाएगा? तो 18 प्रति वर्ष के हिसाब से लिया जाएगा, ऑप्शन सी। घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 21 अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। वो ऑप्शन बी 12 महीने के अंदर अंदर। 50वां क्वेश्चन है। प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार? तो 50वें क्वेश्चन में है ऑप्शन बी। ऑप्शन जो 51 क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए एक आईपीएल टीम अपने कपड़ों की रेंज बचाने के लिए इसमें है ट्रेडमार्क। क्वेश्चन 52 है। आमतौर पेटेंट की अवधि कितनी होती है? तो 20 वर्ष। 53वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के अनुभव से प्रेरित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। कौन सी रीट प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? परम आदेश, ऑप्शन ए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? 58वें संशोधन में, ऑप्शन 56। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय बिहार राज्य वर्सेज कामेश्वर सिंह? क्वेश्चन नंबर 57। रे बेरोजगारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो 9वां संशोधन। 58वां क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान विधि, केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 254। भारत के संविधान में संघ की राज्य भाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई? तो वो है 15 वर्ष। 60वां क्वेश्चन है कि किस मामले में निर्णित किया गया कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता? ए।
61वां क्वेश्चन है कि कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन माना जा सकता है? तो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 जी में। 62वां क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 क्लोज 2 बी और 26 क्लोज बी के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? तो वह सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं अपन। किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती? तो वह ऑप्शन सी। 64वां क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में दंड कितने प्रकार के विद्यमान है? तो है 5, ऑप्शन सी। ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए ए जेड को गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है। तो इसने कौन सा अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि यहाँ इंटेंशन किसी का भी नहीं था। किसी भी अपराध करने के लिए इंटेंशन होना आवश्यक है। इंटेंशन, प्रिपरेशन, 2-3 चीजें होना तो आवश्यक है। इसमें इंटेंशन नहीं था तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं 66वें 66 क्वेश्चन की ओर कि कौन से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कार्य करने तक विस्तारित नहीं हो सकता? अगर कोई जब साधारण हमला कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उसको मृत्यु नहीं पहुंचा सकते। ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? 89, ऑप्शन ए। अक्स जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है तो यह भारतीय दंड संहिता में क्या कहलाएगा? ये आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स। 69 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है और अपंग के साथ साथ उसे भीख मांगने के इस्तेमाल के लिए किया जाता है? उसके लिए क्या सजा डिफाइन है? उसके लिए आजीवन कारावास, ऑप्शन डी। 70वां क्वेश्चन है ए अक्स को अक्स धमकी देता है कि अगर वाई उसे पैसा नहीं देगा तो वो वाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार अक्स को उसके लाभ द्वारा दिए गए कर्तव्य के लिए कौन सा सजा दी जा सकती है? तो मानहानि के लिए आपको पता है 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें 3 साल तक कारावास या जुर्माना दोनों बता रखे हैं। ऑप्शन सी, सॉरी बी, इसमें ऑप्शन बी है। 71वां क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सजा पारित कर सकता है? तो वह 10 वर्ष तक की अवधि की सजा। और जो 72वां क्वेश्चन है, यहाँ पर कई लोगों ने एक चीज को देखकर गलती कर दी कि निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति। तो सीआरपीसी सेक्शन 43 निजी व्यक्ति, सीआरपीसी सेक्शन 43 निजी व्यक्ति के बारे में बात करता है, लेकिन आपको एक और चीज यहाँ ध्यान देने की, पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर से 43 के तहत नहीं, 41 ए के तहत जो दंड का जो गिरफ्तारी प्रावधान में 41 में दे रखा है ऑप्शन ए, उसके तहत गिरफ्तार किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है? तो यहाँ पति मानता है कि पत्नी जाड़ता में रह रही है या पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ इनकार करने से करती हो, तो यहाँ ऑप्शन बी बता रखा है। 74वां क्वेश्चन आ गया कि कौन सी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 104 ए के तहत आती है? तो है बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच के बारे में। 75वां क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई की डायरी के संबंध में कौन सा गलत है? तो गलत है पूछ रहा है कि डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको बता दूं केस डायरी को कभी भी एज ए एविडेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। 76वां क्वेश्चन है कि किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीकों का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए। 77वां क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? जैसे हमने फाइंड आउट करा तो सारे में बता रखा था, लेकिन आंसर क्या रखी है उसने सिर्फ सी के बारे में बताया है कि ऑप्शन सी सही है। 78वां क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान रखती है? तो 395 ऑप्शन डी। अब बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती, तो इसमें ऑप्शन डी। 80 जो क्वेश्चन है कि भले ही सद्भावना में किया गया हो दंड प्रक्रिया 1973 के अनुसार कार्य निष्पादित कर देगा, तो इसमें ऑप्शन है सी। 80 में ऑप्शन है सी। 81 जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन है ए।
कि दीवानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्र को तय करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। 82वां जो क्वेश्चन था वो है स्वैच्छिक भुगतान भेंट की वसूली के लिए ऑप्शन ए। 83वां जो क्वेश्चन है उसमें इसमें प्रतिनिधि मुकदमे में रेस जुडिकाटा के बारे में बता रहा है, तो ऑप्शन बी धारा 11 स्पष्टीकरण 6। 84 जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन है सी। जो 85 का क्वेश्चन है उसमें है ऑप्शन सी। 86 क्वेश्चन है उसमें है ऑप्शन बी। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? 3 बार दिया जा सकता है। ठीक है। 87 में ऑप्शन बी। 88 में है खाने और रहने के खर्च वादव्य में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। 89वां क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन बी है। और 90 क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन उसमें ऑप्शन डी है। 91 जो है उसमें है ऑप्शन डी, उसमें ऑप्शन डी है। 92 की ओर चलते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकती, तो है 25। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में क्या निम्नलिखित में किस प्रावधान के तहत मृत्युकालीन कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, तो 32। 94वां क्वेश्चन है जिसमें है ऑप्शन डी। 95 क्वेश्चन है जिसमें यह सवाल है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो जीरा है प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन है जो जीरा में ही पूछे जा सकते हैं। 96वां क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था, ये किस मामले में था, ऑप्शन ए। 97 है जिसमें ऑप्शन बी। 98वां क्वेश्चन है जिसमें आ रहा है ऑप्शन ए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा अनुसूचित नियम हेयर बाय एविडेंस का अपवाद है, तो 32 मृत्युकालीन घोषणा, अगर कोई मरते समय कुछ कह गया तो उसकी जो वो बातें हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आता है 99वां क्वेश्चन जिसमें है बातचीत को एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है। 100वां क्वेश्चन है लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। तो ऐसे में अपना पूरा क्वेश्चन सेट हो गया, तो आप आराम से अपने क्वेश्चन का मिलान कर सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही है कौन कौन से गलत है। तो ये आपकी आंसर की अपलोड हो चुकी है। अब आंसर की में कितना क्या सही है कितना क्या गलत है वो तो अब आपके रिजल्ट पर ही डिपेंड करेगा। फिर भी आप एक बार अपने पेपर को मिलान कर लीजिए। आई होप आप सभी इसमें एग्जाम में क्लियर हो। फिर भी अगर आपके कोई सवाल जवाब रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए जो आने वाले वीडियो हैं वो आपके पास में इजिली पहुंच जाए, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले ताकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एआईबी से रिलेटेड सूचना है वो आप तक पहुंच जाए। और ईश्वर की कृपा से आप सभी ऑल इंडिया एग्जाम में पास होंगे। धन्यवाद।